अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया जैसे चल रही है वो बस संयोग है, तो ये वीडियो तुम्हें बेचैन कर देगा। युद्ध, आर्थिक संकट, सरकारें गिरना, नए नियम, बढ़ता नियंत्रण, क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं या किसी बहुत पुराने प्लान का हिस्सा? आज की ये कहानी तुम्हें उसी पर्दे के पीछे ले जाएगी जहां सवाल पूछना मना है और जवाब हमेशा छुपे रहते हैं। जब तुम द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पढ़ना शुरू करते हो तो सबसे पहले तुम्हें ये एहसास होता है कि यह कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक विचार शक्ति का संघर्ष है। इतिहास, राजनीति, शक्ति और मानव स्वभाव के बीच के असमंजस को उजागर करने वाला संघर्ष। लेखक रैल्फ एपर्सन का मानना है कि दुनिया जिस रूप में दिखती है वह सतही है, और जितना गहरा तुम नीचे उतरते हो उतनी ही ज्यादा चीजें बदली हुई, जटिल और छिपी छिपी महसूस होती है। लेखक शुरुआत में ही तुम्हें एक प्रश्न देता है, क्या हमारे इतिहास का हर पन्ना सचमुच वही है जो हमें बताया गया है, या वहां पर कई ऐसी धड़कनें हैं जिन्हें हमने नजरअंदाज कर दिया है? वह मानता है कि इतिहास को समझना एक नर्वस सिस्टम को समझने जैसा है, सतही संवेदना से कहीं ज्यादा, गहरे नेटवर्क्स और कनेक्शनों का जाल। कहानी की पहली भावना यह है कि दुनिया का इतिहास सिर्फ विजेता लोग नहीं लिखते, बल्कि वे लोग लिखते हैं जिनके पास शक्ति होती है। यही शक्ति, लेखक के अनुसार, सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं है। ये बैंकिंग प्रणाली, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इंटरनेशनल मनी मार्केट, और वे संस्थाएं जो राष्ट्रों को कर्ज देती हैं, सबकी नींव में विद्यमान है। वह बताता है कि जब सत्ता आर्थिक रूप से केंद्रीकृत होती है तो राजनीतिक नियंत्रण अपने आप नियंत्रित होने लगता है। यही वो पहला बड़ा विचार है जो किताब तुम्हारे सामने रखती है। पैसे का नियंत्रण सत्ता का नियंत्रण है। पढ़ते पढ़ते लेखक तुम्हें संकेतों और प्रतीकों की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका के ग्रेट सील पर पिरामिड और ऊपर की तरफ एक आग का चित्र। ये सिर्फ सजावट नहीं बताया जाता, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक संदेश माना जाता है। लेखक कहता है कि यह आग सर्वदर्शी नहीं बल्कि सर्वनियंत्रक प्रतीत होती है। वो आग जो देखने वाली नहीं बल्कि नियंत्रित करने वाली है। लेखक मानता है कि इस तरह के प्रतीक आलोचना नहीं बल्कि नियोजन दिखाते हैं। ये बताते हैं कि सत्ता ने स्वयं अपने लक्ष्य पहले से निर्धारित कर रखे हैं। जैसे जैसे कहानी गहराई में उतरती है, लेखक तुम्हें बताता है कि ये सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि घटनाओं का पैटर्न है। जैसे 2 विश्व युद्ध, आर्थिक मंदी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संयुक्त राष्ट्र का उदय, सब कुछ किसी महान स्क्रिप्ट का हिस्सा लगता है। ये वो बिंदु है जहां तुम ये सोचने लगते हो कि क्या ये सब संयोग है या कोई योजना? लेखक का उत्तर यह है कि ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये सब कुछ एक संचालित प्रोग्राम की तरह है, जिसे वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहता है। यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। लेखक कहता है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किसी एक व्यक्ति या सरकार का नाम नहीं है। ये एक संरचना है, एक ऐसी संरचना जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक नियंत्रण का नेटवर्क पहले से बुना हुआ है। ये नियंत्रण धीरे धीरे लोगों के जीवन में समा रहा है, इतनी धीरे कि सामान्य लोग न तो इसका विरोध कर पाए और न ही इसका विरोध मान पाए। वो कहता है कि ये नियंत्रण लोकप्रियता के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया है, अर्थात जनता खुद ही उन नियमों और विचारों को मानने लगी जिन्हें वह नियंत्रित कर रहा है। लेखक इस विचार को और गहरा करता है जब वो कहता है कि जब सत्ता ज्ञान और सूचना को नियंत्रित करती है तो वह मानव धारणा को भी नियंत्रित करती है। यानी ये सिर्फ बाहरी नियंत्रण नहीं है, ये अंदरूनी नियंत्रण बन जाता है। लोगों की सोच, विश्वास, धारणाओं और विचारधाराओं को आकार देने वाला नियंत्रण। वह इस बात पर जोर देता है कि जब एक समाज अपनी सोच खो देता है तो वो स्वतः ही उस नियंत्रण की ओर बढ़ जाता है। अब यहाँ ही पुस्तक का सबसे भावनात्मक और रणनीतिक हिस्सा आता है। लेखक ये बताता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब सिर्फ नियंत्रण नहीं है। इसका मतलब है कि सभी देशों के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाए, सभी नागरिकों को एक सामान्य ढांचे में बांध दिया जाए और हर तरह के विरोध को अंदर ही अंदर समाहित कर लिया जाए। ये देखना दिल दहला देने वाला है, क्योंकि लेखक
इसे सिर्फ सत्ता की भूख नहीं बल्कि एक वैचारिक युद्ध के रूप में पेश करता है। विचारों का युद्ध, ये वह लड़ाई है जो बाहरी गोलों के मुकाबले ज्यादा गहरा होता है। लेखक कहता है कि सत्ता तब तक स्थिर रहती है जब तक जनता ये मानती है कि वह सही दिशा में जा रही है। जैसे जैसे लोग स्वेच्छा से अधिक नियंत्रण स्वीकार करने लगते हैं, सत्ता की पकड़ मजबूत होती जाती है। ये सतही रूप से किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह मानवधारणाओं के नेटवर्क पर आधारित होता है। तुम पढ़ते हो और तुम्हें महसूस होता है कि लेखक हर हिस्से में पाठक को सवाल पूछने की चुनौती देता है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हें ये एहसास होता है कि ये किताब केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, यह एक आत्मनिरीक्षण का आंदोलन है। लेखक चाहता है कि तुम न केवल इतिहास को देखो बल्कि उसके पीछे के कारणों को समझो, न केवल नियंत्रण को देखो बल्कि मनुष्यों के नियंत्रण के डर को समझो। यही वो क्षण है जहाँ पाठक अपने भीतर झांकता है और खुद से पूछता है कि क्या उसने भी कभी बिना सवाल किए किसी बात को सच मान लिया है। किताब के मध्य भाग में लेखक विभिन्न संस्थाओं, नेटवर्कों और समूहों के नाम लेता है, जैसे फ्रे मैकॉनिक लॉज, बैंकिंग गैंग्स, राजनीतिक गठजोड़। वह कहता है कि ये सभी संस्थाएं अलग अलग प्रतीत होती हैं, परंतु उनका लक्ष्य कहीं न कहीं मिलकर मानव समुदाय को एक नियोजित ढांचे में ढालना है। ये एक बहुत बड़ा दाव है और इसे पढ़ते समय पाठक के मन में भय, आश्चर्य और कभी-कभी उत्साह भी उत्पन्न होता है, क्योंकि ये विचार कि कुछ हो सकता है जो मैंने न देखा हो, एक गहरी मानवीय भावना को झकझोर देता है। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, लेखक ये दिखाने की कोशिश करता है कि इतिहास संयोगों से नहीं चलता, बल्कि उसमें एक उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य सत्ता को अधिक स्थिर बनाना, राष्ट्रों को एक सामान्य नियम के अनुसार बांधना और जनता की सोच को दिशा देना है। वह यह भी कहता है कि यह उद्देश्य हर समय प्रत्यक्ष नहीं होता, बल्कि वह छिपा हुआ ढांचा है जिसे सिर्फ गहराई से देखने पर ही देखा जा सकता है। यहाँ पर तुम्हें एक बड़ा सामना करना पड़ता है। लेखक खुद इतिहास के तथ्यों को नहीं खारिज करता, बल्कि वह उन तथ्यों को एक फ्रेम में जोड़ता है। ये फ्रेम क्या है? ये फ्रेम है कनेक्शन का फ्रेम। ये सोच की घटनाएं स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि वे एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। हर युद्ध, हर आर्थिक संकट, हर राजनीतिक बदलाव, हर सामाजिक आंदोलन, वह कहता है कि ये सभी एक बड़े प्लान का हिस्सा है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर व्यक्ति, हर नेता या हर संस्था जानबूझकर नियंत्रित होती है, बल्कि ये कि व्यवस्था का ढांचा ऐसा बन चुका है कि घटनाएं स्वतः ही एक लक्ष्य की ओर अग्रसर दिखती है। यहाँ तुम्हें शक हो सकता है, क्या सचमुच दुनिया इतनी योजनाबद्ध है? लेखक जानता है कि ये एक कठिन प्रश्न है और इसलिए वह लगातार उदाहरण, संदर्भ, प्रतीक और ऐतिहासिक घटनाओं के बीच के कनेक्शनों को दिखाता है। ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक खेल है। वो चाहता है कि तुम न केवल पढ़ो, बल्कि समझो, महसूस करो और प्रश्न करो। किताब के अंतिम भागों में वह ये संकेत देता है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कोई समाप्त लक्ष्य नहीं है। ये एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे बदलती है, विकसित होती है और कभी-कभी उसी नियंत्रण को चुनौती भी देती है। लेखक कहता है कि जब तक लोग जागरूक नहीं होते, तब तक यह प्रक्रिया स्वतः ही आगे बढ़ती रहेगी। इसका अर्थ ये है कि मानव चेतना का विस्तार ही इसी व्यवस्था को बदलने की कुंजी है। यही वह अंतिम भावना है जो पाठक के मन में बचती है कि शक्ति केवल नियंत्रण में नहीं, बल्कि जागरूकता में भी निहित है। कुल मिलाकर ये किताब एक भावनात्मक यात्रा है। डर, आश्चर्य, अनिश्चितता, सवाल और अंत में सोचने की शक्ति का संदेश देती है। ये तुम्हारी मनोदशा को चुनौती देती है, तुम्हारी विश्वास प्रणाली को झकझोरती है और तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या तुम सिर्फ सतही दुनिया को स्वीकार कर रहे हो या गहराई में जाकर उसका अर्थ समझना चाहते हो। इस किताब का मतलब ये नहीं कि हर बात सच है। इसका मतलब ये है कि हर बात पर सवाल जरूरी है, क्योंकि जिस दिन इंसान सवाल करना छोड़ देता है, उसी दिन कोई और उसकी सोच तय करने लगता है। अगर ये कहानी तुम्हें असहज लगी, तो शायद इसका काम पूरा हो गया है।
क्योंकि सच हमेशा आरामदायक नहीं होता, लेकिन जागरूकता आज़ादी की पहली सीढ़ी होती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।